हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे की खबर तक पहुंचाते हैं और ज्यादा जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी हाल ही में बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार का जो दूसरा पड़ाव है, उसमें पहला साल मुकम्मल हुआ है, यानी हुकूमत को 6 साल मुकम्मल हुए हैं। ऐसे वक्त में कुछ अचीवमेंट्स गिनवाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर में 370 हमने हटाया, ट्रिपल तलाक पर कानून लेकर के आए, और सीएए जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मुखालफत हो रही है, उसको भी अचीवमेंट बताया जा रहा है। हाल ही में 200 लाख करोड़ के पैकेज की बात की गई, जो नीचे अभी तक भी महसूस नहीं हो रहा। लोग घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, सड़कों पे आज भी मौजूद है। इस तमाम हालत पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है मीम अफजल साहब, और वो सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो एक सीनियर पत्रकार भी है, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट भी है और फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, कई मुल्कों में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो वो बहुत नजदीक से नजर रखते हैं। मीम अफजल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि इन सारे अचीवमेंट्स की जो जो एक तरह से शोर मचाया जा रहा है, इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? न सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर, बल्कि एक इंडिविजुअल के तौर पर जिसने एक लंबा वक्त देखा है मुल्क के डेवलपमेंट का, हालात का। आप इस वक्त कैसा महसूस कर? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से एक तूफान आया हुआ है। और जिस दिन ये जश्न मना रहे थे, उस दिन हमारे यहाँ जो कोविड से असरअंदाज होने वाले लोग थे, पॉजिटिव लोग जो पाए गए, उनकी तादाद तकरीबन 2.25 लाख थी। उस वक्त आप एक जश्न मना रहे हैं और उसमें अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहे हैं। ये अपने आप में एक कंडेमनेबल बात है, एक अफसोसनाक बात है, एक शर्मनाक बात है। और जो आपने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि अचीवमेंट्स में क्या चीजें गिनवाई गई, सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सभी ने एक बात कही और अचीवमेंट के अंदर जिन चीजों का जिक्र किया, यानी ट्रिपल तलाक, दफा 370, सीएए जिसकी मुखालफत आप खुद फरमा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया के अंदर चल रही है, और उसके अलावा जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स गिनवाई, अगर उनकी बुनियाद देखी जाए, अगर उसकी बुनियाद में आप जाएंगे, तो आपको एक चीज सब में मिलेगी, और वो है हेट्रेड, नफरत। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना, ना सिर्फ भारत की सतह पर बल्कि हर जगह पर जहां तक भी आवाज उनकी जाती हो। तो ये एक बुनियादी बात है, और जिससे पता लगता है कि इस मुल्क में जिस वक्त सब लोग कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कटिंग अक्रॉस स्टेट्स, कटिंग अक्रॉस लैंग्वेजेस, जब सब लोग कोविड की वजह से परेशान हैं, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, आप तब भी अपनी अचीवमेंट का जब जिक्र करते हैं, तो आपका वो हिडन एजेंडा जो है, जिसको सबका साथ सबका विकास के नाम पर छुपाने की कोशिश की जाती है, और असल जो एजेंडा है, जिसके जड़ के अंदर पोलराइजेशन है, जिसकी जड़ के अंदर फिस्तायत और फिरका परस्ती बसी हुई है, वो सामने आ जाता है। अभी आपने देखा कपिल सिब्बल साहब, जो ना सिर्फ ये कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो एक मुल्क के नामवर और 4-5 बड़े वकला में शामिल होते हैं। उन्होंने भी यही बात कही है जो मैं कह रहा हूँ, कि टोटल जो इनका अचीवमेंट दिखाया गया है इनके जरिए से, वो टोटल पोलराइज एजेंडा है।
यानी इस वक्त भी ये लोग इन सब हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर के एक तरफा कार्रवाई जो मीडिया का एक सेक्शन है और काफी स्ट्रांग सेक्शन है, उसने भी सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हुए वही प्रोपेगेंडा किया जो सरकार ने किया, और उसमें दिल्ली सरकार भी नंगे होकर के सामने आ गई। केजरीवाल का चेहरा जो है सबसे ज्यादा इसके अंदर बेनकाब हुआ है। उन्होंने भी वही हरकत की जो अब तक भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि दिल्ली के अवाम ने उनको, गरीब लोगों ने, कमजोर लोगों ने, तमाम तबकात के लोगों ने उनको वोट दिया था, लेकिन उन्होंने भी इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में जी भरकर हाथ धोए। लेकिन आज 5,000 करोड़ के लिए वो भारत सरकार के आगे भिखारी की तरह से खड़े हुए हैं और उनकी सरकार कोई बात सुन नहीं रही है, तो अब उन्होंने उल्टी जबान बोलनी शुरू कर दी। तो ये मैं बताना चाहता था, थोड़ा सा बैकग्राउंड। जाहिर है कि मुझे आगे भी ये नहीं लगता कि ये सरकार अपने हिडन एजेंडे को छोड़ने वाली है। अमित शाह जी के 4-5 इंटरव्यूज कल आए मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। काफी दिनों से वो बाहर कुछ दिखाई नहीं देते थे, ना उनकी कोई तस्वीर आ रही थी, ना उनका कोई वीडियो आ रहा था, ना कोई बयान आ रहा था। इतना जबरदस्त मुल्क के अंदर सरासीमगी फैली हुई थी, लेकिन अमित शाह जी लापता थे। अचानक वो बरामद हुए 3-4 दिन पहले, और उसके बाद उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं उससे अगले की आगे की रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की साफ नजर आ रही है। इसलिए कि कोविड के नतीजे में इनको आगे बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म और अवाम का गुस्सा सहना पड़ेगा। आज जो गुस्सा है वो कुछ भी नहीं है। अभी काजमी साहब आने वाले वक्त में इस गुस्से का असर आप देखेंगे, क्योंकि लोग बहुत बुरी तरह से आहत हुए हैं। 20 लाख करोड़ की जो आप बात कर रहे थे, जो आप गलती से 200 लाख करोड़ कह गए, 20 लाख करोड़ रुपए में सिर्फ 2,17,000 करोड़ रुपया जो है वो कोविड के सिलसिले में खर्च हुआ है या खर्च में दिखाया गया है। बाकी तो सब वो है जो कर्जे दिए जाएंगे। सरकार आप देख रही है एक के बाद एक ऐलानात कर रहे हैं, और अपना जो भी सीतारमन जी हैं उन्होंने शुरू के 4 दिन तरह तरह के ऐलानात किए कि इतना पैसा इनको जाएगा, इनको जाएगा, लेकिन वो सब कर्जा देना है इकोनॉमी को संभालने के लिए, गरीब आदमी को संभालने के लिए नहीं है। बल्कि जो लोग अपने एस्टेब्लिशमेंट चलाते हैं उनको आप दे रहे हैं पैसा। हमें इस पर एतराज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जो एसएमएससीज हैं, जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए यकीनन इस वक्त एक बहुत इम्तहान का वक्त है। उन्हें पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री को अगर दोबारा शुरू करें, मजदूरों को वापस लाएं काम पर, तो उसके लिए जरूरत है। लेकिन उससे ज्यादा जो जरूरत है वो गरीब आदमी की है। कांग्रेस पार्टी लगातार आप देख रहे हैं डिमांड कर रही है। पहले उन्होंने कहा था 7,500 रुपये डालो आप लगातार, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। उसके बाद फिर अभी आपने एक अभियान शुरू करा, 50 लाख कांग्रेस के वर्कर्स और उनसे जुड़े हुए लोगों ने बाकायदा, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस और फेसबुक के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से एक एहतजाज किया और डिमांड रखी कि हर गरीब आदमी को 10,000 रुपया सरकार दे, एक महीना इस महीने और अगले 6 महीने के अंदर, यानी 5 महीने के अंदर 7,500 रुपये महीना दे। और उसके पीछे सिर्फ वजह ये नहीं कि आप लोगों को काम ना करने की तरफ रागिब कर रहा है, बल्कि वो इसलिए है कि आज काम लोगों के पास है नहीं, बेरोजगार है। जो गांव चले गए हैं उनके पास वहां रोजगार नहीं है। जो शहर में बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर किसी फैक्ट्री में 10 लोग हैं काम कर रहे हैं, अब वहां से 7 या 8 चले गए तो 2 से कैसे चलाएं फैक्ट्री, तो वो 2 बेकार हैं, वो भी बेकार बैठे हुए हैं। तो उनके पास अगर पैसे होंगे तो कम से कम खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता चीजों की भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री चलेगी।
तो बेसिकली पैसा अगर आप गरीब को देंगे तो वापस मार्केट में आकर रिवॉल्व होगा, और उससे जो इकोनॉमिक पहिया जो इस वक्त रुक गया है, वो दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नॉर्मल अपनी रफ्तार की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अच्छा अफजल हमने साहब। बहुत गहराई के साथ इसका मुशाहिदा करने के बाद ये डिमांड की थी, और राहुल जी ने इसमें कई एक्सपर्ट से बात की, इस पर हमने आपसे पहले भी बात की थी एक बार। जी जी। तो आज इसकी जरूरत थी, लेकिन ये सरकार पता नहीं किस दुनिया में रहती है, कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा अफजल साहब, आपने जो इन्होंने अपनी कामयाबियां गिनवाई उसकी बुनियाद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात कही। तो ऐसी हालत में जब इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है, नफरत का बाजार गर्म है, मॉब लिंचिंग और मुख्तलिफ किस्म के वाकयात, हत्ता के एक हिंदू को दाढ़ी की वजह से मुसलमान समझ करके पिटाई कर दी जाती है, जिसको पुलिस बाकायदा एक्सेप्ट भी करती है। तो ऐसी हालत में अपोजिशन, जिसमें सबसे अहम कांग्रेस का रोल हो सकता है, और दूसरी पार्टियां जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो कहाँ खड़ी हैं, वो क्या कुछ कर रही हैं, क्या कर सकती हैं जो नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी आज पूरे मुल्क को यह पता लग चुका है, और हमने अपने अमल से और अपनी जबान से, दोनों से ये साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी ही इस मुल्क के अंदर सबके लिए आवाज उठाने वाली पार्टी है। आज मजदूरों की आवाज कौन उठा रहा है? इन मजदूरों में गरीब लोग हैं, सब वर्ग के लोग हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें बड़ी तादाद जो है वो कमजोर वर्गों की है। कमजोर वर्गों से मेरी मुराद क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लापरवाही कर रही है सरकार इनके खिलाफ, और बड़े लोगों को तो ये हमेशा से नवाजती आई है, उनके कर्जे तो माफ करते आई है। लाखों करोड़ रुपया ये लोग जो हैं वो कर्जे माफ कर सकते हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपया गरीब लोगों को देते हुए इनका दम निकलता है। मेरी समझ में नहीं आता, बातें सिर्फ बातें ही बातें हैं, कुछ नहीं है। जो आपने कहा अपोजिशन, अब ये सवाल पूछना चाहिए कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं कांग्रेस के बाद, जरा आप उंगलियों पर गिन लें कितने लोग हैं जो मैदान में हैं, कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, या बयानात की हद तक भी ले लें। मैं किसी एक की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, किसी दो की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, ये आवाम खुद देख रहे हैं। हमने अभी, हमारी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं मोहतरमा सोनिया गांधी जी, उन्होंने अभी हाल ही में एक मीटिंग की थी, और उसके अंदर काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा भी लिया था। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए से सबसे बातचीत की थी, और इस तमाम इशू पर जो कोविड से मुतासिर है और पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी मुतासिर है, दोनों चीजों को लेकर, खास तौर पर मजदूरों को लेकर के उन्होंने इस पर तबादला ख्याल किया। तो अपोजिशन इस वक्त इसलिए यूनाइट नहीं दिखाई दे रही कि चूंकि कोविड की वजह से किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। जो हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो भी अगर मैदान में जाकर के कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोकती है पुलिस, इस बुनियाद पर कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, आप कर्फ्यू में बाहर कैसे निकल आए। पूरा कोविड का जो पूरा पीरियड गुजरा है, ये कोरोना से मुतासिरा जो जमाना गुजरा है, आपने देखा 2 सवा 2 महीने चल गए इसके अंदर। इस पूरे 2 महीने में अपोजिशन पार्टियों को काम करने का मौका नहीं दिया। कांग्रेस अकेली पार्टी लड़ भड़ करके फिर भी कुछ ना कुछ कर रही थी। अब आप देखिए, यूथ कांग्रेस का हमारा दिल्ली का जो ऑफिस है, कई हजार लोगों को बिला नागा रोजाना वहां से खाना मिलता रहा है। लाखों लोगों को खाना हमने पहुंचाया। उसके अलावा सूखा राशन हमने जगह जगह पर दिया। पूरे मुल्क के अंदर हमने जितना पॉसिबल हो सकता था, हमारे वर्कर्स ने ये काम किया, और आज भी कर रहा है, इस वक्त भी कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ऐसा ना मीडिया दिखाता है, ना हमको इतनी ख्वाहिश है कि मीडिया दिखाए। हम तो जानते हैं कि लोगों तक पहुंच रहा है, और जो लिप सर्विस होती है, बेसिकली लिप पब्लिसिटी जो होती है, वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। लोगों को लगता है कौन सी पार्टी है जो काम कर रही है। बाकी अच्छा पार्टियों के बारे में आप खुद मालूम कर सकते हैं, उनके लीडर से पता कर सकते हैं। अच्छा अफजल साहब, ये पूरी दुनिया में ये बात कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि
इस पेंडेमिक के नाम से जो कानून सरकार को आसानी देता है लॉकडाउन के नाम से, इसको एक तरह से डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करने के लिए एक आसान टूल समझा जा रहा है। इसी बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो अभी जो दिल्ली फरवरी में दिल्ली में जो फसादात हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उससे पहले सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद एक पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है जो और उन पर यूएपीए जैसा कानून लगाया जा रहा है जो आमतौर पर आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जा रहा है। तो ये क्या उसी डिक्टेटर बनाने की तैयारी का हिस्सा है और इसमें अपोजिशन के लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तकरीबन 8 मेंबर्स पार्लियामेंट इस सिलसिले में कल ही उन लोगों ने आपस में बात की है और कहा कि हम इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, और उन्होंने इस इशू को उठाया है कि बड़े जबरदस्त तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और आप देख ही रहे हैं अखबारों के अंदर लगातार ये बात आ रही है। ऐसे लोग जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है। उसमें खवातीन तक को जो है नहीं छोड़ा जा रहा। एक ऐसी खातून जो हामिला है, जो प्रेग्नेंट है, उसको बंद कर दिया गया है। उसके बारे में सोशल मीडिया पर जिस तरह की बदतमीजी बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वो इंतहाई शर्मनाक है। कोई सोच नहीं सकता कि औरत के बारे में, महिला के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू इनके लोग कर रहे हैं। और कल अमित शाह जी से भी ये सवाल उनके जो गोदी मीडिया का एक चैनल का एक बड़ा चैनल माना जाता है, उसने ये सवाल पूछा, तो अमित शाह जी ने भी कहा कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कौन कह रहा है कि आप छोड़ो, लेकिन बेगुनाहों को पकड़ने का काम क्यों कर रहे हैं आप? अभी जो 8 मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने वायरल एक तरह से बातचीत के जरिए से उन्होंने ये जो तरीका हम और आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरीके से बात की है, जूम के जरिए से उन्होंने आपस में बातचीत की है। उनमें से एक ने ये दावा किया है कि 40,000 माइनॉरिटी के लोग पूरे मुल्क में गिरफ्तार किए गए। उसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने इंसाफ का साथ देते हुए इनकी हिमायत की, उनको भी पकड़ करके जेलों में बंद किया गया है। अभी आपने 2 खवातीन का मसला देखा, किस तरह से उनको उठाया गया। स्टूडेंट हैं दोनों, उसके बावजूद उनको पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। और अभी भी बाकायदा बड़ी बेगैरती के साथ इस सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि सीए के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया और हम इसको जारी करेंगे। आने वाले वक्त में पता लगेगा कि ये जारी रहता है नहीं रहता है। हमारी पार्टी तो इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही, आगे भी उठाएगी, और हम इसको इतनी आसानी से, जो इनका एजेंडा है, उसको हमारी पार्टी इतनी आसानी से कबूल नहीं करने वाली है। उसके खिलाफ हम हर हालत में लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी का और सोनिया जी का और प्रियंका गांधी जी का एक आह्वान है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से लड़ाई लड़ना। वो आइडियोलॉजी जो इस मुल्क को बांटने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, नहीं करती है। आप देखिए ना कि एक तरफ नारा लगा रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ इनकी एक्चुअल प्रैक्टिस क्या है? सबको बांटो, कुछ को काटो और राज करो। जी, अच्छा, आपने आपने केजरीवाल का जिक्र किया। मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली दंगों के जो मुकदमे हैं, जो जिन गिरफ्तारियों का जिक्र आपने किया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर से या कनाइवेंस में, ये तो केजरीवाल जी खुद ही बता सकते हैं, उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और उसके अलावा 4 वकीलों की और टीम, उसके लिए दिल्ली सरकार ने अप्रूवल दिया है। यानी जो बीजेपी का एजेंडा है, जिस तरफ वो ले जाना चाहते हैं, जिस तरह के नतीजे वो अदालतों से हासिल करना चाहते हैं, उसमें केजरीवाल की हुकूमत का अप्रूवल है।
इसको आप कैसे देख? अरे देखिए ना, कुछ लोग जिनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए थे, कल अमित शाह जी ने बताया है कि कुछ लोगों के लिए अप्रूवल बाकी है और कुछ का अप्रूवल दिल्ली सरकार से मिल गया है। जी, शर्जील इमाम, जी, इसका अप्रूवल किसने दिया? इससे जी, पहले कन्हैया का अप्रूवल किसने दिया था? केजरीवाल जी की सरकार ने ही दिया था ना। जी, तो आप जो बात कह रहे हैं, ये तो अब इस तरह से आया है जैसे सूरज निकला हो। जी, सूरज निकलता है तो कुछ बताने की जरूरत होती है, सूरज निकल आया। जी, जी, तो ये तो बिल्कुल मिलकर के काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केजरीवाल को इस्तेमाल कर लिया जी। और अब उनको अंगूठा भी दिखा दिया है। ये 5,000 करोड़ रुपया इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी आप देख लीजिएगा कि इसमें इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एटीट्यूड। 2 दिन से, कल से शुरू हो गया झगड़ा, हर टीवी चैनल ने वही दिखाया है। इन्होंने अभी दिल्ली के अंदर पाबंदी लगा दी, 7 दिन तक जो है बॉर्डर सील कर दी है। जब कोरोना का मर्ज बुरी तरह से लोगों को लपेट में लिए हुआ था, उस वक्त तक तो दिल्ली की सरकार ने ऐसा बॉर्डर सील किया नहीं। आज अचानक बॉर्डर सील कर रहे हैं आप। क्यों कर रहे हैं? उनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में एक चैनल को कहा कि हमें पैसे नहीं दे रही है सरकार, हम अपनी तनख्वाहें नहीं बांट पा रहे हैं। तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप बीजेपी की मुखालफत करोगे, और पैसे मिल जाएंगे तो उनके एजेंडे पे काम करोगे। तो एक एक आखिरी सवाल अफजल साहब, देखिए चूंकि मैं बहुत सी चीजें इंटरनेशनल भी देखता हूं, आप भी नजर रखते हैं, ये जो नफरत की जो सियासत होती है, उसका नतीजा अमेरिका में नजर आ रहा है। जो ब्लैक्स, बिल्कुल। काले और गोरों के बीच में जो एक ब्लैक को जिस तरह से कत्ल किया है पुलिस वालों ने, उसके बाद आखिरी जो एक जो उसका क्लाइमैक्स एक तरह से है, बल्कि क्लाइमैक्स अभी नहीं कह सकते क्योंकि पूरे मुल्क में अभी एक तरह से आग लगी हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंदर, यानी जिस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, उसके बंकर में जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। क्या ये नफरत की सियासत का अंजाम अगर वहां ऐसा हुआ है, तो क्या और दूसरे मुल्कों में भी, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत में जिस तरह से नफरत की सियासत की जा रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अमेरिका से कोई दूसरे मुल्क भी सबक लेंगे कि इससे न सिर्फ मुल्क का नुकसान होता है, तरक्की रुकती है, नफरत बढ़ती है और हुक्मरानों के लिए भी अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती आपका कल का वीडियो मैंने देखा है इस सिलसिले में, है? और आपने इस पर पूरी रोशनी डाली है, और मैं समझता हूँ, मैं उससे काफी हद तक एग्री करता हूँ। ये जो अमेरिका में आज हो रहा है, इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो गई कि सुपर पावर होने के बावजूद एक इंसान की जान लेने के नतीजे में वहां आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो पूरी तरह एहतजाज कर सकते हैं। जाहिर है ये मौका, जब अमेरिका कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरी तरह से मुतासिर है, 1 लाख से लोग ज्यादा उसमें मारे जा चुके हैं, एक तरह से उसका शिकार हो चुके हैं, और कई लाख लोग जो हैं अभी अस्पतालों के अंदर हैं, और उसमें अभी कोई कमी नहीं आई है। तो दूसरी तरफ ट्रम्प जिस तरह की जबान बोल रहे हैं, यह जबान का ही नतीजा है जो आप इतना बड़ा वहां अनरेस्ट देख रहे हैं, जो पहले 2-3 शहरों से शुरू हुआ, फिर 14-15 तक गया, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, और आज 40 से ज्यादा शहरों के अंदर एक आग लगी हुई है। स्टोर्स लुट रहे हैं, बाकायदा सड़कों के ऊपर जिस तरह से पुलिस को निकलते हुए अब सोचना पड़ रहा है कि कहाँ कौन उन पर हमला कर देगा। तो मैं समझता हूँ ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो नफरत की राजनीति करते रहे, क्योंकि ट्रंप ने हमेशा नफरत की राजनीति की है, और नफरत की राजनीति करने वालों से दोस्ती का इजहार भी किया है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो कोई दूसरे इस तरह के मुल्क हो। तो मैं ये समझता हूं कि जो अमेरिका में आज हो रहा है, इतनी बड़ी ताकत और इतने बड़े मुल्क और इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर अगर ऐसा आज हो रहा है,
तो हम जैसे मुल्क के लोगों को जो तरक्की याफ्ता नहीं है, उतने ज़्यादा हम डेवलप नहीं हैं। जहाँ हमारी प्रॉब्लम बेपनाह है, जहाँ गुर्बत है, बेकारी है, जहाँ हर तरह का एक कहना चाहिए कि परेशानियाँ मौजूद हैं, हमको सबक लेने की ज़रूरत है। अगर हमने इससे सबक नहीं लिया और हम समझते रहे कि नफ़रत की राजनीति से वोटों की खेती की जा सकती है, तो ये खेती ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और आने वाले वक़्त में अमेरिका ये डिसाइड करेगा कि इस तरह की राजनीति पे खेतों की फसल तैयार होती है या नहीं होती है। इस तरह की खाद डालने से अच्छी फसल निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये अब तय करना पड़ेगा अमेरिकन अवाम को। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली दूसरी जगह के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी लोगों को सोचना पड़ेगा। आज पूरा जो कहना चाहिए कि मिडल ईस्ट है, उनको भी ये सोचना पड़ेगा। कोरोना के बाद पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स एक टर्न लेने वाली है, एक करवट लेने वाली है। इस करवट के नतीजे क्या होंगे, अभी बहुत ज़्यादा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तब्दीलियों की बहुत बड़ी गुंजाइश दिखाई दे रही है। ये तब्दीलियाँ अच्छी भी होंगी और ये तब्दीलियाँ खराब भी हो सकती हैं, कि इसको हम अच्छाई की तरफ लेकर के जाएँ। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया मीम अफ़ज़ल साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक़्त दिया। आपने 2-3 बातें बहुत अहम कहीं। एक तो ये कि जो कुछ तब्दीलियाँ होंगी कोविड के बाद, वो बुरी भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन नताइज को बेहतर रास्ता दिखाएँ। और दूसरे ये कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, उससे दूसरे मुल्कों को भी सबक लेने की ज़रूरत है। बड़े-बड़े ताकतवर हुक्मरान भी आम लोगों के सामने, जनता के सामने उन्हें बंकर में जाना पड़ सकता है। ये ट्रंप का तजुर्बा सामने जो है वो अगर रखा जाए तो दूसरे हुक्मरान शायद ये नफ़रत की राजनीति ना कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।